हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब तक हमने सारे जीन्स के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जितने भी हमारी कोशिका अंदर ही जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर हमारे जीन्स और डीएनए पाए जाते हैं। यही सारे हमारी पूरी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सारा खेल हमारा यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे जीन्स हैं, हमारे क्रोमोसोम्स कितने तरह के थे। हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे वो थे हमारे पास दो तरह के। ठीक है, कौन कौन से? एक तो थे हमारे पास ऑटोसोम्स। ठीक है, एक तो थे हमारे पास ऑटोसोम्स और दूसरे थे हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, दो तरह के थे ना हमारे पास। कौन कौन से थे? ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर में देखें तो जनरली हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो होगा दो तरह का होगा। ठीक है, एक हमारा होगा जीन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम से रिलेटेड। दूसरा होगा क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज। क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज। ठीक है, डिसेबिलिटीज। तो एक तो हमारा जीन से रिलेटेड हो गया, जिसे हम जेनेटिक भी बोल सकते हैं, यानी कि ये कौन सा है? जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो हमारे पेरेंट्स से हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन जब क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे होते हैं तो उस समय कोई दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो वो क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज कहलाती है। पेरेंट्स से तो बिल्कुल हम नॉर्मल आया है हमारे अंदर, लेकिन जब पेरेंट्स से तो बिल्कुल नॉर्मल है, पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उन्होंने हमें बिल्कुल सही सही दिया है, लेकिन जब हमारा जाइगोट बन रहा है उस समय कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो हम में वो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। और जेनेटिक वाले में क्या होता है? पेरेंट्स में ही वो प्रॉब्लम होती है, वो हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कि आपको पता ही है, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया ऑटोसोमल, और क्रोमोसोम्स हमारे दो तरह के होते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स में जो प्रॉब्लम होती है जो जीन्स के थ्रू आती है। ठीक है, ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स में जो प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा जो है सेक्स क्रोमोसोम्स वाले में जो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसे हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं। एक्स लिंक्ड क्योंकि किस में होती है? एक्स वाले क्रोमोसोम्स में, जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। ऑटोसोम्स कितने होते हैं हमारे उसमें? जो हमारे पास 22 जोड़े ऑटोसोम्स हैं बेबी में। ठीक है, इन 22 जोड़ों में जब कोई दिक्कत आती है पेरेंट्स की तरफ से, तो वो ऑटोसोमल डिसेबिलिटीज़ हो गई। और जो 23वें जोड़े में अगर कोई प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स की तरफ से, जो हमारे अंदर आ रही है वो प्रॉब्लम, माँ बाप में भी है, बच्चे में भी आ रही है, तो वो हमारी एक्स लिंक डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, तो ये तो जेनेटिक हो गए। दूसरे हमारे क्रोमोसोमल कौन से हुए? क्रोमोसोमल वो हुए पेरेंट्स की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और किस में प्रॉब्लम आ रही है? वो हमारे जब हमारी बॉडी बन रही है उस समय हमारे जीन उसमें, हमारे क्रोमोसोम्स में डुप्लीकेट होते समय, दुगुणन होते समय, समसूत्री विभाजन के समय कोई दिक्कत हो गई है। तो जेनेटिक हमारे डिसऑर्डर कितने तरह के हो गए? एक हो गया हमारा जो जेनेटिक है। ठीक है, जेनेटिकली हो गया, हमारे पेरेंट्स से जो हमें मिल रहा है। दूसरा हमारा क्या हो गया? क्रोमोसोमल हो गया है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज हो गई, क्रोमोसोमल है। ठीक है, देख लेना। और जेनेटिक में हमारी दो तरह की हो गई हैं। एक हो गई हमारी ऑटोसोमल, कौन सी हो गई? ऑटोसोमल। और दूसरी हो गई हमारी एक्स लिंक्ड। ठीक है, ऑटोसोमल कौन सी हो गई? जो हमारे 22 गुणसूत्र थे उनमें दिक्कत हुई है, जो ऑटोसोम जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए थे। एक्स लिंक्ड कौन सा? जो हमारे सेक्स गुणसूत्र वाला, जो हमारा 23वां गुणसूत्र था, उसमें जब हमारी कोई दिक्कत होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो था उसे हम एक्स लिंक्ड बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे कितने तरह के हो रहे हैं। कितने तरह के हुए हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर? हमारे दो तरह के हो गए। एक तो वो जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है, एक वो जो हमें पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है। हमारा ही जब कोई दुगुणन हो रहा है या हमारे ही जब सेल डिवीज़न हो रही है उस समय कोई दिक्कत आ गई है। ठीक है, तो दो तरह के होंगे। एक तो इसमें जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स वाले जो हैं, इनमें कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये जो ऑटोसोम्स वाले हैं इनमें कोई दिक्कत हो रही है तो उसे ऑटोसोमल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। और अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत हो रही है तो उसे एक्स लिंक्ड डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर्स बोलते हैं, डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, कौन से वाले? या तो इसमें दिक्कत आएगी, ये वाले जो हमारे हैं 22 जोड़ा, इनमें कोई दिक्कत आ रही है तो ऑटोसोमल है, और 23वें जोड़े में कोई दिक्कत आ रही है तो एक्स लिंक्ड है। ठीक है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब इसमें भी एक गेम है कि जो फीमेल के हैं, फीमेल के पास हमारे पास दो पाए जाते हैं। ठीक है, एक्स एक्स के। तो अगर फीमेल के एक गुणसूत्र में कोई दिक्कत है तो दूसरा वाला जो है उसको, जो उसमें कमी है उसको मास्क अप कर देगा, मतलब उसकी कमी को दूर कर देगा दूसरा वाला, क्योंकि हमारे पास दो हैं। ठीक है, ये होता है ना जोड़े में, अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है पर उसकी पेंटिंग अच्छी है, दूसरे वाले की हैंडराइटिंग अच्छी है, तो दोनों मिल करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे
सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी है कि एक दोनों बराबर के हैं वो, तो एक में अगर कोई कमी है तो दूसरा वाला उसको पूरी कर देगा। लेकिन जो इसीलिए महिलाओं में एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कम पाया जाता है और लड़कों में या मेल्स में ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनका एक वाई इतना छोटा है कि इसमें बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल वैसे ही मिसिंग है। और अगर यहाँ कोई दिक्कत हो गई, एक्स में कोई दिक्कत हो गई, तो इसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाई में तो वैसे ही जरा सा है और इसमें बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिस है। इसलिए मेल्स में जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एक्स लिंक डिसऑर्डर मेल्स में ज़्यादा होंगे और फीमेल्स में कम पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फीमेल का ये बहुत हद तक कवर कर लेगा उसे, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमारा क्या है, दो तरह के हो गए। एक तो वो हो गया जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है, दूसरा वो हो गया जो पेरेंट्स ने तो भैया सब कुछ ठीक ठाक दिया था, लेकिन जब हमारी बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑटोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारे 22 जोड़े हैं उनमें से जो सबसे डिसऑर्डर उनकी जीन्स में जो आता है वो है हमारा कुलीज एनीमिया या थैलेसीमिया, ठीक है। कुलीज एनीमिया थैलेसीमिया में क्या होता है, एक तो ये रिसेसिव है, ठीक है, ये ऑटोसोमल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं ये, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत सारे भी हैं ये, तो एक एक करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हमारा जो ऑटोसोमल का पहला है वो कुलीज एनीमिया और थैलेसीमिया है। ऑटोसोमल मतलब जो 22 जोड़े हैं, ठीक है, जो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं। अगर इनके किसी जीन्स में दिक्कत है, ऑटोसोमल के किसी जीन्स में दिक्कत है, तो इसमें कोलिमिया वाली एनीमिया या कुलीज एनीमिया और थैलेसीमिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये रिसेसिव होती है। रिसेसिव का मतलब क्या है, अप्रभावी जीन्स। अप्रभावी जीन्स का मतलब क्या है, अगर ये किसी बच्चे में है, ठीक है, तो उसमें तब तक नहीं दिखाएगी जब तक उसके मम्मी या पापा दोनों में ना हो, ठीक है। क्योंकि रिसेसिव का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में पड़ी हुई है ये, लेकिन जब तक हमारे पार्टनर की बॉडी में भी ये नहीं आएगी, तो और फिर हमारे बच्चे में ये तभी दिखाई देगी जब हम में भी है और हमारे पार्टनर में भी है, ठीक है। अगर सिर्फ मेरे में ही है ये और मेरे पार्टनर में नहीं है, तो ये मेरे बच्चे के अंदर भी रिसेसिव ही होगी, ये अपना असर नहीं दिखाएगी। डोमिनेंट कब हो जाएगी, डोमिनेंट ये तब हो जाएगी जब मुझ में भी है और मेरे पार्टनर में भी है, तब मेरे बेबी में क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। या मुझ में भी तब आएगी जब मेरे मम्मी में भी हो, मेरे पापा में भी हो, तब मेरे अंदर जाकर के क्या होगी, डोमिनेंट होगी। नहीं तो ये रिसेसिव में रहेगी, पड़ी रहेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कभी आगे, इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है जिनके अंदर ये वाली, हमारे देश में तो इतना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में क्या है, वो ये सारे टेस्ट पहले से ही करके रखते हैं, ताकि आगे आगे वो उनका जो बच्चा है वो आगे कंसीव करना चाहता है या आगे बच्चे जो है पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो उनके बचपन में ही टेस्ट हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें पेरेंट्स बनना है तो वो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखें कि ऐसे इंसान के साथ कंसीव करें जिनमें ये वाली प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो उनके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम डोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो टेस्ट भी टाइम टाइम कराते रहते हैं वेस्टर्न कल्चर में। इसमें क्या होता है, कुलीज एनीमिया, एनीमिया तो सबको ही पता है, ब्लड की कमी जिसमें होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, हमारा माल फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल, जो बॉडी की जो आरबीसी होती है ना, ब्लड में जो हमारी आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स, इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरी करती है और हर बॉडी की सेल्स तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। तो अब अगर इन्हीं में कमी हो गई तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हर सेल्स तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी आरबीसी है इसमें माल फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट, अब माल फॉर्मेशन हो गया है तो क्या होगा, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड हो जाएगा। बहुत अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट इन बच्चों का नहीं होता, कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। लेथार्जिक बिहेवियर हो जाएगा, आलसी बच्चे हो जाएंगे। लेथार्जिक तो ऑब्वियसली होगा ही, जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी हर सेल्स तक तो बच्चों में एक्टिविटी नहीं होगी और एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। पेल लुक हो जाएगा, यानी कि पीला पीला दिखना है, दुखी। पेल लुक मतलब जो स्किन बिल्कुल आपकी पीली हो जाती है, थका थका सा दुखी सा बच्चा दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। इसमें क्या बार बार क्या करना पड़ेगा, बच्चे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और एडोलसेंस तक इन बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर एडोलसेंस तक ये बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं, वो भी बार बार ट्रांसफ्यूज़न हम करें तब, ठीक है। तो हमारा कुलीज एनीमिया थैलेसीमिया क्या है, ये हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव होता है, ठीक है। एकदम अगर डेथ कब होगी, जब ही डोमिनेंट होगा। रिसेसिव में इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी रिसेसिव है, अप्रभावी है। अभी इतना एक में है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे पे, अगर दोनों में होगा तभी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। दोनों पेरेंट्स में होगा तभी बच्चे पे डोमिनेंट होगा, एक में है तो रिसेसिव ही रहेगा, ठीक है।
अप्रभावी जीन्स है सिस्टिक फाइब्रोसिस भी, इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी की ट्यूब्स होती हैं, नल, जैसे नल होते, नलिकाएं होती हैं ना लंग्स में, लीवर में, पेनक्रियाज में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को अपना, जैसे पेनक्रियाटिक जूस लेके जाएंगी, लीवर का बाइल जूस लेके जाएगा, लंग्स में भी बहुत सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वगैरह वो सब करती हैं, तो उसके लिए छोटी छोटी ट्यूब्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, जब जहाँ सीक्रेशन होता है, तो सीक्रेशन में क्या, ड्यू टू ये जो पेनक्रियाज और ये सारे पार्ट्स हैं, इनमें क्या बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लॉकेज हो जाता है। सिस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से सिस्ट का मतलब होता है घाव जैसे हो जाना या थक्का जैसा बन जाना, ब्लॉकेज हो जाना, कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाना, तो जैसे दाने जैसे हो जाना, ठीक है, एक तरह से ब्लॉकेज हो, दाने बन हो जाते हैं तो ब्लॉकेज हो जाता है उससे, ठीक है। तो सीक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द थिक म्यूकस लीड टू ब्लॉकेज इन द ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, एक थिक म्यूकस का एक लार्ज अमाउंट में, थिक म्यूकस मतलब चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ जो है उसका सीक्रेशन होता है, जिसके चलते क्या होता है, ऑर्गन्स में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में ये म्यूकस जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो लंग्स, लीवर, पेनक्रियाज, इन सब में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में ये म्यूकस जो है वो सीक्रेट होता है, होने लगता है बच्चों में, जिसके चलते क्या हो जाता है, ये इनके जो लंग्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है और बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। अप्रभावी जीन्स है फेफड़ों में सिस्ट का बनना, जिगर और अग्नाशय की बड़ी मात्रा में गाढ़ा बलगम के श्रावण से अंगों में रुकावट हो जाती है, तो सिस्ट का फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको पूरा सिस्ट जो है ब्लॉकेज हो जाएगा, तो आपका कोई भी बॉडी का फंक्शन सही नहीं हो पाएगा और इससे डेथ भी लोगों की हो जाती है। इसके लिए अच्छा खासा ट्रीटमेंट लोगों को कराना पड़ता है, जिसके अंदर पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU बोलते हैं, ये एग्जाम में कई बार आया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। ये है क्या, PKU है और ये हमारा एग्जाम में आ जाता है, एक तरफ वो दे देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, एक तरफ PKU दे देते हैं, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी में एक फिनाइलिन करके प्रोटीन होता है, ठीक है, इनेबिलिटी टू कन्वर्ट फिनाइलिन इनटू ट्रायोसिन ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम, ठीक है। जो हमारा फिनाइलिन जो हमारा एंजाइम है, सॉरी अमीनो एसिड्स है, उसको हमारी बॉडी में ट्रायोसिन में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, जो भी हमें अमीनो एसिड्स खा रहे हैं फिनाइलिन, ये हमारी बॉडी में ट्रायोसिन में कन्वर्ट होता है और बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन वो कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे अंदर प्रोटीन एंजाइम चाहिए होता है, इस अमीनो एसिड को फिनाइलिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, वो एंजाइम कुछ लोगों में नहीं होता है, ठीक है, जेनेटिक है, पेरेंट्स में नहीं होता है तो बच्चों में भी नहीं होता है, या फिर ठीक है जिस कारण रिसेसिव होता है वैसे ये। तो इसमें क्या होता है, ये एंजाइम जब बच्चे के अंदर, ये एंजाइम की कमी के चलते फिनाइलिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है बॉडी में ट्रायोसिन में, ठीक है। अब ट्रायोसिन में जब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फिनाइलिन जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो वो बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा और क्या बन जाएगा, वो टॉक्सिक बन जाएगा, यानी कि जहरीला बन जाएगा, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बॉडी में उसे किस में कन्वर्ट होना है, उसे ट्रायोसिन में कन्वर्ट होना है, लेकिन हमारी बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं है, जिसके चलते क्या हो रहा है, फिनाइलिन जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट में जहरीला पदार्थ बॉडी के अंदर बन जा रहा है, ठीक है। लीड टू डैमेज सेंट्रल नर्व सिस्टम, इससे क्या होता है, जो हमारे दिमाग का सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। डाइट रिस्ट्रिक्टेड इन फिनाइलिन, अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा, हाँ इसमें ये किया जा सकता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी टेस्ट करा जाता है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में तो पैदा होते ही हर बच्चे का ये टेस्ट करते हैं, ये सारे टेस्ट वहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा हो गया हमें पता चल गया कि भाई ये फिनाइलिन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसकी डाइट में हम क्या करें, जितना भी फिनाइलिन वाला जो हमारा अमीनो एसिड है उसको हम डाइट से ही हटा दें, ठीक है, तो ये बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जब वो डाइट में होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, जब वो डाइट में होगा ही नहीं तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो अप्रभावी जीन्स है एंजाइम की कमी के कारण फिनाइलिन को टायरोसिन में बदलने में असमर्थता होती है, ठीक है। फिनाइलिन जल्दी से विषाक्त तत्वों का निर्माण करने लगता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और फिनाइलिन से प्रतिबंधित आहार, मतलब जिसमें फिनाइलिन अमीनो एसिड ना हो वही खाना हम इस बच्चे को देते हैं, ठीक है। जब टेस्ट में ये आ गया कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके खाने से फिनाइलिन वाला अमीनो एसिड ही हटा देंगे जिसमें वो पाया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। कितने पढ़े अभी हमने, 3 पढ़े, ये सब ऑटोसोमल पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे 22 जोड़े वाले जो हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। कूलीज एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फिनाइलिन हो गया, इसके बाद सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है ना, जैसे ये जो हमारी आरबीसी है, ये क्या करती हैं,
आरबीसी देखो, नॉर्मल केस में जो हमारी आरबीसी हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। नॉर्मल केस में हमारी आरबीसी गोल होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से स्मूथली ये हमारे ब्लड में घूमती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सिकल सेल वाले में ये इस तरीके की हो जाती हैं ये, ठीक है, इस तरीके की तिकोनी, यहाँ से भी तिकोनी, ठीक है, इस तरीके की, देखो आप तिकोनी हो जाती हैं ये, तिकोनी होकर के क्या करती हैं, ये इस तरीके की हो जाती है, इसमें ना ये और सांचा जैसा बन जाता है, तो इससे क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कि एक ये है, फिर एक यहाँ आ जाएगी, तो दूसरी से अटक करके यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, नसों में ब्लॉकेज कर देती है, ठीक है, ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। और इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो जो हमारी बॉडी में सही से होना चाहिए, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी ऐसी होनी चाहिए उसकी जगह वो कैसी हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है, ठीक है। फिर ऐसी ऐसी यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाएंगी खूब सारी, और जब ये इकट्ठी होंगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कई जगह ब्लॉकेज, इसमें साफ नहीं है फोटो, कई जगह इसमें ब्लॉकेज जो है आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लड में, और ये ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा, और आखिरकार इससे भी डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया में डिफॉर्मिटीज़ इन रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हमारी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, उसमें हमारी गड़बड़ हो जाती है, लाल रक्त कोशिका में विकृतियाँ आ जाती हैं, ठीक है। आरबीसी कन्वर्टेड इनटू सिकल शेप लीड टू ब्लॉकेज इन वेन्स, इसमें आरबीसी जो है वो हमारा आरबीसी दराती के आकार में परिवर्तित हो जाती है, जिससे वहिकाओं में रुकावट आ जाती है, ठीक है। जो आरबीसी है वो क्या है, सिकल शेप में आ जाती है, इस तरीके का शेप बन जाता है आरबीसी का, गोल की जगह वो ऐसी हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, दराती के शेप में आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, हमारी नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। लीड टू पेन, इससे पेन बहुत होता है, स्वेलिंग होने लगती है बॉडी में, टिश्यूज़ जो है वो डैमेज होने लगते हैं, एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, इन्फेक्शंस होने लगता है, और निमोनिया वाली प्रॉब्लम इसमें होने लगती है, ठीक है। ट्रीटेड बाय ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी क्या किया जाएगा, आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसको ट्रांसफॉर्म इसमें किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ब्लड निकाल के दूसरा नया ब्लड इसमें चढ़ाना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें भी कोई क्योर इसका भी पता नहीं है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, और इसमें हमारी 20 ईयर तक लगभग डेथ हो जाती है, ठीक है, ये अगर आपका डोमिनेंट केस में होता है तो, ठीक है। रक्त दर्द, सूजन, उत्तक, क्षति, एनीमिया, संक्रमण, निमोनिया के लिए नेतृत्व करता है, रक्त परिवर्तन द्वारा इलाज होता है, कोई ज्ञात इलाज नहीं है, और 20 साल तक मौत इसमें भी हो जाती है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया ना, ये एग्जाम में आता है, सिकल सेल एनीमिया आ चुका है कई बार, फिनाइल कीटोनूरिया भी आ चुका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कूलीज एनीमिया और थैलेसीमिया, 3 तरह के तो हमारे इसमें 2 तरह के तो हमारे एनीमिया ही आ गए हैं, ठीक है। फिर है टेस्ट एचीज डिजीज़, टेस्ट एचीज डिजीज़ भी, ये भी क्या है, रिसेसिव है, अभी तक हम सब रिसेसिव ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब तक एक पेरेंट में है चल जाएगा, लेकिन जब दोनों पेरेंट्स में हो जाएगा तब ये हार्मफुल कंडीशन बच्चे के लिए होगी, ठीक है। रिसेसिव है, अप्रभावी है, डीजनरेशन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गिरावट, ठीक है। जो हमारे न्यूरॉन्स होती है, जो ब्रेन की सेल्स होती है, और हमारा ब्रेन है, ब्रेन की सेल्स हैं, ब्रेन की कोशिकाएं हैं, हमारे दिमाग की कोशिकाएं हैं, और जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है, जो हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र है, जो ब्रेन को पूरे शरीर के साथ हमारा कनेक्ट करता है, ठीक है, उसमें हमारी क्या हो जाती है, खराबी आ जाती है टेस्ट एचीज डिजीज़ में, ठीक है। पुअर मसल स्टोन होगी, ऑब्वियसली जब ब्रेन के साथ पूरे बॉडी का कनेक्शन टूट जाएगा तो इससे क्या होगा, मसल स्टोन सही नहीं रहेगा, आपका जो पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उन पर आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, डेफनेस भी हो सकती है, अंधा भी हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं, 3 से 4 साल में ही इसमें बच्चे में डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अप्रभावी जीन्स होती है, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गिरावट आ जाती है, न्यूरॉन्स में हमारी खराब मांसपेशी टोन आ जाता है, बहरापन और अंधापन हो सकता है, 3 से 4 साल तक इसमें डेथ हो सकती है, ठीक है। तो टेस्ट एचीज डिजीज समझ में आ गई। अब हमारा हंटिंगटन डिजीज़ है, हंटिंगटन डिजीज़ डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट का मतलब क्या है, ये डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है अगर दोनों पेरेंट्स में नहीं भी है, एक पेरेंट में भी है, तब भी बच्चे में क्या होगा, इसका बहुत असर दिखाई देगा, ठीक है, इसका असर दिखाई देगा एक पेरेंट से भी, ठीक है, इसलिए डोमिनेंट जीन्स है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रभावी जीन्स, अप्रभावी नहीं होगा, प्रभावी होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, प्रभावी होगा, ठीक है, हिंदी में गलत आ गया है, यहाँ पे प्रभावी होगा, ठीक है। तो प्रभावी जीन्स होता है ये,
डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, ठीक है, ये एक में होगा तब भी ये सब दिखाएगा। फिर क्या है हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम डाइस फंक्शनिंग, आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें गड़बड़ आ जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, जो हमारे ब्रेन को, हमारा जो सर्वाइकल है, जो हमारा पूरा पीछे की रीढ़ की हड्डी है, ब्रेन है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इन सबको ये कनेक्ट करता है, ठीक है, पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, उसको हम सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं। ये सही से काम नहीं कर पाता है, जिसके चलते पूरे शरीर को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, ठीक है। मसल्स कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम्स में आती है डिफ़िकल्टीज, मेंटल प्रॉब्लम, पर्सनालिटी चेंजेस इसमें हो जाते हैं, मतलब दिमाग में परेशानी आती है, पर्सनालिटी में भी बदलाव आने लगता है, इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो बदल जाता है इसमें, ठीक है। 35 ईयर के बाद शुरू में तो इसमें सिम्टम दिखाई भी नहीं देते, जब बच्चा 35 साल का हो जाता है उसके बाद इसमें सिम्टम दिखाई देते हैं, और जब सिम्टम दिखाई दे जाते हैं उसके 10 से 20 साल के अंदर ही इसकी इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मांसपेशी समन्वय कठिनाइयाँ, मानसिक समस्याएं, व्यक्तित्व परिवर्तन 35 साल तक हो जाता है, और 35 साल के बाद हमारा इसमें क्या होता है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 10 से 20 साल की कैसे कम उम्र में दिखाई, 20 से 30 साल की कम उम्र में ही इसकी डेथ हो जाती है। हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो गई है इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा मॉर्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी हमारा डोमिनेंट है, दोनों में से एक में भी हुआ तब भी ये दिखाई देगा। ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल मतलब 22 जोड़े वाले में दिक्कत है, ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे थे, जिसमें टॉल, स्लिम, इलोंगेटेड फिंगर एंड आर्म बोन होती है। इसमें जो आपका इंसान बहुत पतला होता है, बहुत लंबा हो जाता है, लंबी चौड़े उसके हाथ, लंबे लंबे उसके हाथ और पैर हो जाते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड, बहुत लंबी उंगलियां होती है, बाहर की हड्डी बहुत लंबी हो जाती है, तो आप देखोगे तो एक तरह से ऑकवर्ड लगते हैं, वो बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल पतले और बिल्कुल लंबे। तो हार्ट डिफेक्ट्स एंड आई एबनॉर्मलिटीज, स्केलेटन डिफेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं, मतलब हार्ट में भी इनमें इन बच्चों में प्रॉब्लम होती है, इनके हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, इनमें हृदय में दोष पाया जाता है, आई एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, आंखों में दिक्कत पाई जाती है, स्केलेटन जो कंकाल है उसमें डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है, इन बच्चों में जिनमें मार्फिन सिंड्रोम होता है, ठीक है। फिर क्या है, करेक्शन ऑफ हार्ट एंड आई डिफेक्ट। इसमें एक तो अगर किसी बच्चे में है तो हमें उसके हृदय और नेत्र रोग को सुधार करना है, उसकी आंखों में जो दिक्कत है वो सुधार करना है, और उसके हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो हमें ठीक करनी है। डेथ बाय हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट फेलियर से बच्चे की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो डोमिनेंट है मार्फन सिंड्रोम, आप देखोगे तो बहुत अजीब लगेंगे, ये लोग बहुत लंबे और बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल स्लिम से पतले से होंगे, इनकी फिंगर्स इतनी लंबी लंबी होंगी, ठीक है। तो ये आपका मार्फन सिंड्रोम में आता है। फिर है एक्स लिंक डिसऑर्डर में हमारा डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता है। अब ये सब हमारा ऑटोसोमल वाले थे, ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़े, ऑटोसोमल वाले पढ़े, अब हम ऑटोसोमल से दूसरे वाले पढ़ेंगे, ठीक है, एक्स लिंक्ड वाले, यानी कि जो एक जोड़ा हमारे पास है उस एक जोड़े में दिक्कत है, ठीक है। अब तो एक तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में हमारा ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसमें क्या होता है हमारा, ये भी रिसेसिव है, ठीक है, दोनों में से एक में है तो चल जाएगा, दोनों में नहीं होना चाहिए। डीजनरेटिव मसल डिजीज़ है, ठीक है, इसमें जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, हाथों को सही से यूज़ करने में दिक्कत आती है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू वॉक, मतलब 7 से 13 साल के बीच में बच्चा चलना छोड़ देता है, ठीक है, ड्यूसिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा 7 से 13 साल में बच्चा चलना छोड़ देता है। शुरू में ठीक होता है, शुरू में वो नॉर्मल होता है, अच्छा खासा चलता फिरता है, लेकिन जैसे जैसे वो एज बढ़ती है उसकी 7 to फिर 13 ईयर में उसकी एज बढ़ती है, तो उस समय उसका जो बॉडी है वो सही से काम करना छोड़ देती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड हार्ट मस्कुलर वीकनेस कॉज डेथ। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, सांस के थ्रू और हम बहुत सारे इन्फेक्शन आ जाते हैं, एंड हार्ट मस्कुलर वीकनेस, और जो हार्ट का जो मसल्स हैं, जो हृदय की मसल्स है उनमें कमजोरी के कारण इसमें डेथ हो जाती है। श्वसन से संक्रमण होता है, हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण इसमें मृत्यु हो जाती है। 7 से 13 साल के बीच में चलना बंद कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब सांस लेने में, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमारे जो आसपास इन्फेक्शन होते हैं वो आ जाते हैं, जिसके चलते और साथ ही साथ हार्ट की मसल्स भी इतनी कमज़ोर हो जाती है जिसके चलते इसमें डेथ हो
जाती है। तो एक्स लिंक्ड में हमारा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। सेकंड है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का ब्लड फ्लो हो गया, यानी कि आपकी ब्लड आपकी बॉडी से निकल रहा है, तो उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जम नहीं पाता ब्लड, और ब्लड बहता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका रक्त का ब्लड क्लॉटिंग की इनेबिलिटी होती है, ये भी हमारा रिसेसिव है। रिसेसिव का वही मतलब है, हीमोफीलिया भी हमारा एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है, इसका भी वही है। अगर एक में पेरेंट्स में है तो इतना असर नहीं करेगा, दोनों में है तब ज़्यादा असर करेगा, ठीक है। फिर है ब्लड क्लॉटिंग में हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या इनएबिलिटी का मतलब ये है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर ब्लड बहता है, फिर थोड़ी देर बाद ब्लड वहाँ पे जमने लगता है। ब्लड जमने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर में वहाँ पे आपका एक स्किन की लेयर आने लगती है, तो इस सबको हम क्या बोलते हैं, ब्लड का थक्का बनना बोलते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब इसमें क्या है, अगर हमारे आप इमेजिन करो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अगर चोट लगती है तो उनका ब्लड का क्लॉट ही नहीं बन पाता, तो उनका ब्लड बहता ही रहता है। अगर हार्मफुल ज़्यादा ही चोट लगी है तो उनकी डेथ भी हो जाती है ब्लड लॉस के कारण, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग एंड डैमेज ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स, इसमें भी क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो वो होती ही रहती है, वो डैमेज, इसके चलते क्या होता है, टिश्यूज और सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ब्लडिंग इसमें रुक नहीं पाती है। इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, मतलब कि पूरा ब्लड बॉडी से निकाल करके नया ब्लड बॉडी में डालना पड़ेगा। ये देखें, नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल बॉडी में हमारा यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी में यहाँ क्लॉटिंग हो जाती है, देखिए इसकी नोज से ब्लड निकल रहा है, लेकिन ये ब्लड जो है रुक नहीं रहा है और निकलता ही रहेगा। और जहाँ पे जिनमें हीमोफीलिया वाली प्रॉब्लम होती है उनमें देखो इस तरीके की क्लॉटिंग नहीं होती, जिसके चलते क्या होता है, ब्लड जो है वो बहता ही रहता है, और बहुत हद तक ब्लड जो है इसमें बहता है, ठीक है। फिर है डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें एक प्रॉब्लम और पाई जाती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये भी हमारा एक्स लिंक्ड है। इसमें क्या होता है, एक हमारा वेसोप्रेसन करके एक हार्मोन होता है, वेसोप्रेसन हमारा जो हार्मोन होता है ये सही से हमारी बॉडी में बन नहीं पाता है, ठीक है। ये रिसेसिव है और इसमें हार्मोन हमारा से बॉडी में सही से नहीं बन पाता, जिसके चलते बहुत ज़्यादा थर्स्ट और यूरिन आता है। इससे बॉडी का जो हमारा वाटर है वो बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है, जिसके चलते क्या होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है हमारा डैमेज हो जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है, हार्मोन को रिप्लेसमेंट करना होता है। जो हार्मोन नहीं बन रहा है, वेसोप्रेसिन अगर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस हार्मोन को बाहर से डाल देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हम इंसुलिन भी डालते हैं डायबिटिक के केस में, ठीक है। ये दूसरा वाला डायबिटिक है, ठीक है, समझ में आया इतना। फिर ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे थे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे, क्या क्या पढ़े हमने एक्स लिंक्ड में, ड्यूचेन पढ़ा हमने, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया पढ़ा, उसके बाद हमने डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा, ठीक है। 3 हमने पढ़े इसके अंदर एक्स लिंक्ड। और इससे पहले वाले हमने किस में पढ़े थे, ऑटोसोमल, यानी कि जो हमारे 24 वाले थे ये हम सब ने ऑटोसोमल पढ़े, जो हमारे 24 क्रोमोसोम्स थे ये उनमें पाए जाते हैं ये वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। कूलीज एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस के बाद हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था टेस्ट डिजीज़, फिर हंटिंगटन डिजीज़ हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने मार्फन सिंड्रोम इसमें हमने पढ़ा था, सिंड्रोम है ये DROME, ठीक है, सिंड्रोम हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने एक्स लिंक्ड में ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमने पढ़ा, फिर हमने हीमोफीलिया पढ़ा, उसके बाद हमने डायबिटीज़ पढ़ा, ठीक है। ये वाले इतने हमने पढ़ लिए। अब हमारे ये सब वो हैं अब तक के, हम ये जो थे वो थे जिसमें हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हमारे पेरेंट्स में कमी है, तो पेरेंट्स ने जो हमें 23 क्रोमोसोम्स दिए, यानी कि जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में आए हैं, तो ये उन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर पहले से ही था। या जो मदर हमें 23 क्रोमोसोम्स दे रही थी, या तो उनमें कोई प्रॉब्लम थी, और जो फादर 23 क्रोमोसोम्स दे रहे थे, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम थी, तो ये हमें हमारे पेरेंट्स से प्रॉब्लम मिली थी, ठीक है। अब वाले में अब तक जो हमने पढ़े, अब हमारा जो क्रोमोसोमल ऑर्डर है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।